तो स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं और ये क्लासेस हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में इन्वायरमेंटल एजुकेशन लगा है, लोक विकास पर पर्यावरण। तो चलिए उसके अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तरी मैंने यहाँ पे लिए हैं और मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट से आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी है। ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमें देख रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगी कि आज की क्लास आपकी जो 2 बजे है वो इन्वायरमेंट से ही है और प्रत्येक दिन की हमारी क्लास हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही प्रसारित की जाएगी। ठीक है, तो हमारे प्रश्न आते हैं कुछ प्रश्न। पढ़ने से पूर्व मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहूंगी कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अच्छे से ओजोन के बारे में देख लीजिए। दूसरा आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। तीसरा आपको एसडीजी, ठीक है, एसडीजी और एमडीजी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चौथी बात, आप जितने भी पर्यावरण प्रदूषण है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जाता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, क्या मतलब कितना प्रभावित करता है वो। ठीक है, जैविक रूप से मतलब किस किस को वो प्रभावित प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे ध्वनि प्रदूषण है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, ऐसे वायु प्रदूषण है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखा जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जितने भी अंतरराष्ट्रीय सौर संधियां हुई हैं, चाहे ओजोन चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, पेरिस समझौता हो, वीना समझौता हो, या फिर जैव विविधता हो, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हो, जितने भी सम्मेलन हुए हैं इंपॉर्टेंट ही आपको देखने हैं। तो ये चीज देखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, चलते हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं। कुछ प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, एक है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयला। आगे चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर लगा लीजिएगा, मैं फास्ट करने का प्रयास करूंगी, आपके पास समय कम है, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब कौन सा है जो कभी नहीं समाप्त हो सकता, और बाकी के हैं सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एक चीज है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर है बंधु यहाँ पे वो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, प्राकृतिक गैस कभी न समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, नहीं है का पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहूंगी। मैं एक बार फिर से प्रश्न को रीड करना चाहूंगी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी न समाप्त होने वाला, ठीक है, कभी न समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको लगाना है यहाँ पे प्राकृतिक गैस। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बंधु, बताना चाहूंगी यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि बायोगैस अवायु जीवक जीव विषयक अपघटन और बायोमास के क्योड़ा का एक उप उत्पाद है। निम्नलिखित में से इसका मुख्य अवयव कौन सा है, बताइएगा। यहाँ पे 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो बताना है कि बायोमैस क्या बायोगैस क्या है। मतलब मीथेन, बायोगैस में मीथेन 50 से 70% होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड है, या उपरोक्त सभी में से। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो बायोगैस है मीथेन 50 से 70%। आगे देखेंगे, संसार के सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आए हैं, 2008 में प्रश्न आया हुआ था कि संसार के सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट हो जाएगा हमारा ए नंबर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न आता है कि एक भौगोलिक इकाई जो कि जल को एकत्रित करती है, उसका भंडारण करती है और बाद में जल का उन्मुक्त प्रभाव भी होने देती है, उसको आप क्या कहेंगे। बंजर भूमि, जल संपट, आर्द्र भूमि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा जल संपट, वाटर सीट। आगे एक प्रश्न आता है कि बोग, ये प्रश्न आया था 9 में, कि बोग मूलतः एक आर्द्र भूमि है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत से जल प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास आप करिएगा क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सी नंबर इसका राइट है, केवल वर्षा सी। आगे चलते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी ताजे या आवरण जल
कि झील कौन सी है, वुलर झील, सुखना झील, डल झील या फिर लोकटक झील। तो इसका राइट हो जाएगा 175 का हमारा ए नंबर, वुलर झील। आगे एक फिर प्रश्न आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस देश में है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ए नंबर, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस तापमान पर अलवरण जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी नंबर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है कि 2009 में पूछा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंधु सौर ऊर्जा। एक प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। सुनामी, चक्रवात, परमाणु घटना या महामारी। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा वो परमाणु घटना जो है वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनामी के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर का चुनाव करने का प्रयास करेंगे। करेक्ट हो जाएगा बी नंबर की सुनामी लहरें सागर में आए भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। सत्य बताना है आपको, ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का परस्पर टकराव होता है, ठीक है, भूकंप के लिए सबसे अच्छा वर्णन भूकंप का यही है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भूकंप पैदा होने के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तत्काल कैसे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वो भूकंप पैदा होता है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ए नंबर, झुकने वाली चट्टान में लोचदार ऊर्जा संग्रहित। आगे एक प्रश्न आता है कि सुनामी का अर्थ क्या है। तरंगों की श्रृंखला, पृथ्वी में भूकंप के बाद किसी प्रकार की हलचल, या बंदरगाह की लहरें, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि 28 का आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है, इसका आप बताना सुनामी का क्या अर्थ है इसमें से। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देश को इसमें आने वाले नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है। नियमित भूकंप यानी कहाँ आते हैं, तो राइट हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाढ़ के संदर्भ में सही है। तो बाढ़ के संदर्भ में जो सही है वो जाएगा यहाँ पे जल की बड़ी मात्रा का निर्माण, ठीक है, जल जो बड़ी मात्रा में जल का निर्माण होता है तो वही बाढ़ का रूप धारण करता है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके गिर्द पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बंधु हमारा बी नंबर, प्रशांत महासागर। आगे एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण बताना है कि ज्वालामुखी विस्फोट की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब क्या है उसके लिए सही संदर्भ, सही कथन। तो यहाँ पे दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। गैस और राख का ऊर्ध्वाधर विस्फोट और लावा, राख और जहरीले गैसों का मिश्रण। आगे एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस रूप में ज्वालामुखी विस्फोट का विवरण किया जा सकता है। तो 33 का हो जाएगा ए नंबर हमारा, मौसम में परिवर्तन। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो करेक्ट हो जाएगा बंधु यहाँ पे बी नंबर, महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन के कारण। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी नंबर, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भूकंप के परिणाम स्वरूप भू विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है। बंधु यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है स्लिप, सी नंबर। आगे प्रश्न आता है वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हमारा फोकस, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भूकंप के दौरान सही प्रकार से पहले से बाद में पहुंचने वाली तरंगों का अनुक्रम दर्शाता है। तो 38 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा पी तरंगे, एस तरंगे, फिर सतही तरंगे। आगे प्रश्न आता है कि भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है। राइट हो जाएगा सी नंबर, 3।
करेक्ट है सी नंबर। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर आने वाले भूकंप तरंगों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है? राइट हो जाएगा हमारा डी नंबर 90%। आगे फिर चलते हैं। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प से मिलकर भूगर्भीय तरंगे बनती हैं? 41 का हो जाएगा सी नंबर, पी और एस तरंगे। एक और प्रश्न आता है कि सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे हैं? तो सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे हैं हमारी सतही तरंगे। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया? तो यहाँ पे 2004, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है पेपर में। प्रश्न आता है कि ए भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 का आंकड़ा दर्शा रहा है और बी भूकंप रिएक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दर्शा रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? मतलब इसको इससे क्या आशय निकालते हैं? तो हो जाएगा कि ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र है। भूकंप की तरंगे जिनको अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं उनको? तो हो जाएगा द्वितीय तरंगे। आगे प्रश्न आता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है? राइट हो जाएगा हमारा सी नंबर, हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है? तो इसका आंसर आप बताएंगे, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या ज्वालामुखी। ठीक है, इसका आंसर आप सब लोग लिखेंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? तो आप यहाँ पे जानते हैं, राइट हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्रेटर जो है भूकंप से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है क्योंकि सिस्मोग्राफ से प्रश्न बना हुआ है भूकंप के बारे में। निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटना या घटनाओं के लिए मुख्य कारक तत्व ऊर्जा सौर ऊर्जा है? तो बताना है प्राकृतिक घटनाओं के लिए मुख्य कारक सौर ऊर्जा है हमारा जो है वो यहाँ पे डी नंबर, उपरोक्त सभी में से सभी हैं। ठीक है, वर्षा, पवन, पृथ्वी पर विभिन्न क्षरण प्रक्रिया, ये सब प्राकृतिक ऊर्जा के कारण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें यदि आपको लगता है कि यहाँ से आप कुछ ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए। और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, प्रश्नोत्तरी और भी आगे हैं, 2-3 प्रश्न मैंने रखे थे बट मैं इसका जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज ये 2 बजे मेरी क्लास है। तो मैं चाहूँगी, अच्छा हाँ, एक प्रश्न और है, इसका बता देना आप राइट आंसर क्या हो सकता है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव डालती है, मतलब अधिक प्रभावित करती है भारतीय लोगों को? बाढ़, चक्रवात, भूकंप या फिर भूस्खलन। ठीक है, 2007 में आया प्रश्न है, तो राइट आंसर आप बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।